गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी ऋषभ गुप्ता। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सर FAA के लिए जो पास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस 100% हो। और सर इस प्रैक्टिस से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं या नहीं भी आते हैं तो सर आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट का आइडिया मिलने वाला है। बाकी आप फुल कंसेप्ट के लिए हमारी वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम क्रैकर के ऐप पे अवेलेबल है। तो हमारा फ्रेश कोर्स 2025 के लिए स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम अभी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से करा रहे हैं, क्योंकि न्यू सिलेबस आउट नहीं हुआ। इनकेस फ्यूचर में सिलेबस आता है और अगर उसमें कोई चेंज होता है तो हम वैसे ही अपने कोर्सेज को मॉडिफाई कर देंगे, अपने आप को मॉडिफिकेशन वीडियोस मिल जाएंगी। तो सर आगे बढ़ते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हमने 100+ MCQ का टारगेट रखा हुआ है पास्ट ईयर के। हम इस वीडियो में 30-30 का बैच रखेंगे कि जिसमें आपको MCQ करना है। प्लस हम तैयारी इस तरह से करेंगे कि आपका जो 120 मिनट्स का एग्ज़ाम है उसमें जो ये 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे वो हम इस तरीके से कंप्लीट करें ताकि आप विद इन टाइम कंप्लीट कर सको। यानी कि सर हम 30 मिनट से कम में अकाउंटेंसी को सॉल्व करेंगे। और सर टारगेट हमारा वही है 30 आउट ऑफ 30, हमें 30 आउट ऑफ 30 लाने ही लाने हैं। तो चलते हैं हमारी वीडियो के साथ, बिना देरी करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ कह देता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में कोई ऐसी डिफिकल्टी ना हो वीडियो को ढूंढने में, क्योंकि आगे भी और वीडियोस ऐसी तरह आती रहेंगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट। आगे नहीं बढ़ते, पहले मेरे को बताओ फिक्स कॉस्ट क्या होता है। सर फिक्स कॉस्ट क्या होता है, मैं कह दूं फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती है। सर मतलब आउटपुट मतलब ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूं कि आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सर मान लो आपने एक परमानेंट एम्प्लॉय रखा, परमानेंट एम्प्लॉय, राइट। आपने जो परमानेंट एम्प्लॉय रखा, क्या उसकी तनख्वाह मान लो आपने रखी 50,000। अब आप प्रोडक्शन 10 यूनिट करो, 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन करो, 20 यूनिट्स की प्रोडक्शन करो, 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन करो, क्या उसको फर्क पड़ेगा? आपने उसको 50,000 की तनख्वाह पे रखा है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल सर आपने मशीन लगाई, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो तो लगनी ही लगनी है। सर आपने रेंट पे बिल्डिंग ली है, वो महीने में रेंट तो लगना ही लगना है। मान लो आपने रेंट पे बिल्डिंग ली, कितने की ली? सपोज सर रेंट लिया आपने 20,000 पर मंथ के हिसाब से। तो सर जो पर मंथ 20,000 आपकी जेब से जाना है, क्या वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है? मालिक बोलेगा कि सर आपने प्रोडक्शन नहीं करी, वो मालिक मतलब वो जो बिल्डिंग का ओनर है, वो आपको बोलेगा आपने प्रोडक्शन नहीं किया, आप रेंट माफ मत दो, रेंट कोई इशू नहीं है। अरे सर वो इतना अच्छा नहीं होगा, वो आपको ये बोलेगा। इसका मतलब सर आप प्रोडक्शन करो या ना करो, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या चाहिए कि आपने बिल्डिंग ली थी, आप रेंट दो, राइट। तो मैं कह दूं कि सर ये एक ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के चेंज होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, जिसको वो चेंज नहीं होती है, उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है। कहता है विच डज नॉट, अच्छा एक एक करके चलते हैं, विच चेंजेस इन द टोटल प्रोपोर्शन टू द चेंजेस इन आउटपुट। इसका मतलब हुआ कि सर वो जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट, वो चेंज करती है विद द प्रोपोर्शन ऑफ चेंजेस इन आउटपुट। अगर हमारा आउटपुट चेंज होगा तो कॉस्ट भी चेंज होगी। सर ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये गलत कह रहा है, ये तो कह रहा है कि चेंज होता है, यहाँ पे तो चेंज होगा ही नहीं। कहता है विच इज पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल, यानी कुछ हिस्सा फिक्स होता है, कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। सर इसको फिक्स कॉस्ट नहीं कहते हैं। ओके कहता है विच डज नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट द चेंजेस इन आउटपुट। सर विच डज नॉट चेंज, फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, बिल्कुल सर, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। आउटपुट चेंज हो जाए, 0 हो जाए, 100 हो जाए, 20 हो जाए, 120 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, मगर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। तो सर दिस इज द करेक्ट आंसर, आपका सी पार्ट एक करेक्ट आंसर है, राइट। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। कहता है विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। ये सर ये कह रहे हैं कि वो जो कॉस्ट है वो हर यूनिट के लिए सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने रॉ मटेरियल लिया, राइट, रॉ मटेरियल है ₹10 का, तो हर यूनिट में रॉ मटेरियल तो 10 के ही लग रहा है ना, तो वो फिक्स कॉस्ट थोड़ी हुआ, वो तो वेरिएबल कॉस्ट हुआ, हर यूनिट पे लगना ही लगना है और ₹10 का ही लगना है, तो वो फिक्स कॉस्ट नहीं है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट क्या होता था, मैं कहता हूँ प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आता था, प्राइम कॉस्ट। सर डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सर देखो सबसे पहले इसने दिया है मटेरियल परचेज। सर हमें परचेज नहीं लेना होता, हमें लेना होता है कितना हमने यूज़ कर लिया, यानी कि कंज्यूम कर लिया, अब वो वापस नहीं आएगा। सर हमने जो मटेरियल कंज्यूम करा है वो है 90,000, यानी कि पहला आ गया 90,000
प्लस कहता है डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर है 60,000, वो हमने प्लस कर दिया। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000, वो भी प्लस कर दिया। सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फैक्ट्री का खर्चा होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि कितने के हैं 30,000 के। सर इन तीनों का टोटल करो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है 6, 2, 8, 9, 17, यानी कि 1,70,000 इज द आंसर। तो सी पार्ट इज द आंसर। देखो आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक रीज़न देता हूँ कि हमें यहाँ 30 मिनट्स के अंदर 30 MCQ करने हैं ताकि आप एग्जाम में कर पाओ। तो मैं आपको उतना ही पार्ट बताऊंगा जितना रेलिवेंट होगा आपके लिए अभी के लिए। बाकी अगर आपको डिटेल में कंसेप्ट चाहिए तो मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, जेके एग्जाम क्रैकर का ऐप डाउनलोड करो, मेरा कोर्स डाउनलोड करो। मैं आपको उसमें 2025 का फुल सिलेबस करवाऊंगा और ईच एंड एवरी कंसेप्ट विल बी डिस्कस। जो भी आपको वीडियो मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए होगी कि सर ये कंसेप्ट के लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा ले लो, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आपको बस कमेंट सेक्शन में डालना है कि सर इसकी वीडियो लाओ, तो मैं लाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वाला कहता है सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन। सर सप्लायर का मतलब होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं। तो सर सामान खरीदना तो परचेज से रिलेटेड होता है और क्रेडिटर से रिलेटेड होता है, क्योंकि सप्लायर वही पर्सन होता है जिससे हमने सामान खरीदा, या तो कैश पे या तो उधार पे। सर सेल्स लेजर, क्या सेल्स में सामान खरीदते बेचते हैं? सर बेचते हैं। नॉमिनल लेजर, सर ये तो एक्सपेंस और इनकम का होता है, ये तो उसका होता ही नहीं है सप्लायर का, तो ये भी नहीं होता, राइट। और साथ में यहाँ पर्सनल लिखा है, पर्सनल इज नॉट नॉमिनल। सर अगला लिखा है परचेज लेजर, सर सामान खरीदते सप्लायर से, सप्लायर परचेज से ही होता है, तो सर यहाँ पे आंसर है परचेज लेजर। डन सर, वेरी गुड, सही चल रहा है हमारा। बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एट डैश टाइप ऑफ अकाउंटिंग। सर हमने तो इसकी वीडियो कर भी दी है। सर फर्स्ट स्टेप जो होता था हमारे अकाउंटेंसी के अंदर वो तो बुक कीपिंग ही होता है ना सर, उसके बाद ही अकाउंटिंग का अगला पार्ट स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज द हमारा बुक कीपिंग, तो इधर आंसर का आएगा फर्स्ट स्टेप। सर मैं लिख दूं स्टेप्स? सर सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते थे, फिर उसके बाद करते थे अपना मेजरमेंट, फिर हम करते थे, प्लस क्यों डाल रहे हैं सर, हमें डालते हैं एरो। हम करते थे मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद हम करते थे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद हम जाते थे अपना क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन के बाद हम करते थे समराइजिंग, समराइजिंग के बाद हम करते थे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद देन करते थे इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन, राइट सर, ऐसे ही करते थे। तो सर ये जो यहाँ तक रिकॉर्डिंग तक पार्ट होता था इसको हम क्या बोलते थे? बुक कीपिंग। क्या हो गया यार, एक तो ये अटक जाता है कई बार। बुक कीपिंग, राइट। और सर ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता था इसको हम कहते थे अकाउंटिंग का प्रोसेस, यानी अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है सर? बुक कीपिंग होता है। डन सर, तो आप सही कह रहे थे, आगे चलते हैं, बड़ी ज़्यादा स्पेस ले ली। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी। सर हमने पढ़ा था ना वो सोर्स ऑफ फाइनेंस और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, जिसमें हमने बैलेंस शीट सीखी थी, तो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सर पैसा कहाँ कहाँ से आता है? सर एक आता है लाइबिलिटी से, बाहर वाले लोगों से, एक आता है घर वाले लोगों से। इन दोनों को प्लस करो, उसके बाद हम इससे क्या खरीदते हैं? सर हम एसेट्स खरीदते हैं कैश में, या फिर पड़ा हुआ या स्टॉक खरीदेंगे, या डेटर्स को देंगे, या कैश अपने बैंक में पैसा रखेंगे। सर ये होते थे एसेट्स, जिनको बोलते थे एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा आता था, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस में लग जाता था। तो सर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सर कंपनीज के अंदर ना हम कैपिटल को वर्ड देते हैं इक्विटी का, कंपनी के अंदर हम इसको क्या वर्ड देते हैं? इक्विटी का। तो हमें ये इक्वेशन ढूंढना है। देखो इक्वेशन, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी। सर अगर हम लाइबिलिटी को इस साइड ले जाएं तो एसेट माइनस लाइबिलिटी आ जाएगा। सर ये आंसर गलत है, ए नहीं है। सर लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस इक्विटी। सर एसेट की कैप अगर इक्विटी इधर ले जाएंगे तो एसेट माइनस इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। सर ये भी नहीं है। सर एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। सर बिल्कुल ठीक है, डन। आगे चलते हैं। विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द बैलेंस शीट। कौन सा कंसेप्ट बोल रहा है कि एक्सक्लूड करना हमें ह्यूमन रिसोर्स को? ह्यूमन रिसोर्स हमारा क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स होता है हमारे जो इम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं ना, वो। कि हम इम्प्लॉयज़ वगैरह को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते एसेट की तरह? क्योंकि वो तो मेरे एसेट है।
सर हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनको मेजर नहीं कर सकते मनी में। हमारा एक कंसेप्ट आता था सर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसमें कहता था अकाउंटेंसी में हम वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते सर, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पे देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सर ये आ रहा है। सर एक्रूअल क्या होता था, एक बार बता दूं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक्रूअल का मतलब होता था कोई भी चीज़ जो ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज मेरे पास काम किया, ठीक है, आप मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपने मेरे पास काम किया 1 महीने के लिए। क्या 1 महीने के बाद मेरे को आपको सैलरी देनी है? तुम कहोगे जी सर हमने काम करा, आपको सैलरी देनी चाहिए। अगर मैं आपको नहीं दूं, क्या सैलरी का खर्चा हो गया? उसको बोलते हैं एक्रूअल, कि सर सैलरी का खर्चा तो हो गया, ड्यू हो गया, आपने मुझे पेमेंट करनी है। अगर मैं तुम्हें पेमेंट कर दूं तो सर ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जिस महीने में वो खर्चा हुआ है ना, उसी महीने में उसको रिकॉर्ड करो। जो ड्यू बेसिस होता है कि मतलब जब खर्चा हुआ तब आप उसको रिकॉर्ड करो। एक होता है कैश बेसिस, वो कहता है कि सर जब आप पेमेंट करोगे ना तभी रिकॉर्ड करना, एक्रूअल पे रिकॉर्ड नहीं करना। तो मैं कह दूं जब तक मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये होता था कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस कहता है एवरी एक्सपेंस और इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, यानी कि जब हो तभी रिकॉर्ड करो। यानी कि मान लो मैंने आज आपको सेल करी, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा सेल, क्योंकि मैंने आपको सेल तो कर दी है। बट कैश बेसिस कहता था कि सर जब आपको पैसा मिलेगा तभी आप सेल करना, अदरवाइज आप रिकॉर्ड मत करना। तो यही फर्क है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का, मतलब एक्रूअल कंसेप्ट और कैश राउंड का। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता था? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता था कि जब तक बिजनेस आपका चल, मतलब ये जो बिजनेस है ना, कि जब तक आपको नहीं पता कि ये कब क्लोज होना है तब तक आप मानोगे कि ये बिजनेस चलता ही रहेगा। यानी व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस इट इज एज्यूम्ड कि वो अनफोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। यानी ऐसा समझो, फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। ऐसा समझो कि फ्यूचर में जब तक मुझे लग रहा है कि धंधा अच्छा चलने वाला है, मैं कहूंगा कि बिजनेस चलता रहेगा, मैं उसको क्लोज नहीं करूंगा। व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, क्या आप ये सोच के करते हो कि सर हमें बिजनेस क्लोज करना है कभी ना कभी? हम कभी नहीं सोचते सर ये। तो बस यही कंसेप्ट वो बोलता है कि गोइंग कंसर्न, हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि बिजनेस जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा चलता ही रहेगा, फोर्सेबल फ्यूचर, जहां तक हम देख सकते हैं हमारी सोच जा रही है तब तक वो बिजनेस चलता रहेगा, उसको कहते हैं फोर्सेबल फ्यूचर। तो फोर्सेबल फ्यूचर तक वो चलता रहेगा। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता था? कॉस्ट कंसेप्ट कहता था कि एवरीथिंग जो भी आप खरीदते हैं या फिर जो भी एसेट खरीदते हैं उन सबको हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब सर जो उनका हमें उस टाइम पे प्राइस देना पड़ा ना उसी पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लैंड खरीदी थी 2000 में, तब मैंने उसको 4000 पेमेंट करी, तो मैं आज लैंड 4000 की दिखाऊंगा, इसी को बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। आगे चलते हैं, इस पर काफ़ी टाइम वेस्ट कर देगा नहीं समझाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड अ अकाउंटेंट फॉलो फॉर प्रिपेयरिंग अ वाउचर? वाउचर होता है सर वो जो इनवॉइस टाइप होता है ना, इनवॉइस, वाउचर, इनवॉइस का एक प्रकार। तो सर वाउचर में क्या क्या आता है? वेरीफाई द डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सर ये सारी चीज़ें आती हैं, डेट भी आता है, अमाउंट भी आता है, सिग्नेचर एंड में लिखा होता है ना, सिग्नेटरी, ऑथोराइज सिग्नेटरी, ट्रांजैक्शन की डिटेल, उसमें क्या खरीदा है वो भी आता है। सर कंफर्म इट इज ऑथोराइज सिग्नेटरी हैव अप्रूव, फिर उसके बाद ऊपर साइन किए होते हैं ऑथोराइज सिग्नेटरी ने, वो भी किया है। सिलेक्ट द टाइप ऑफ वाउचर दैट इज यूज फॉर द ट्रांजैक्शन। सर कौन सा वाउचर है? मैंने तुम्हें कहा था ना वाउचर के अंदर टाइप होती है, जैसे मैंने तुम्हें इनवॉइस बोला, एक रिसीट वाउचर होता है, एक पेमेंट वाउचर होता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो हाँ, टाइप भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नीचे एंड में आ गया ऑल ऑफ दीज। सर ये सारा कुछ कवर होता है वाउचर के अंदर। डन सर, ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ फॉर द पेमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन? सर जब आप बैंक जाते हैं, ठीक है, आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करी कि सर आपने कैश डिपॉजिट करा, ठीक है, कल को मान लो बैंक मुकर जाए, बैंक कहे कि जी आपने कैश डिपॉजिट नहीं करा, आप हमारे पास आए ही नहीं, तो आपके पास क्या प्रूफ होगा? बैंक आपको एक पर्ची काट के देते हैं, जो आपने डिपॉजिट स्लिप भरी होती है, वो डिपॉजिट स्लिप के ऊपर लिखा होता है रिसीट, कि सर हमें इतना रिसीट मिला, उस पर ठप्पा लगाता है बैंक। सर रिसीट वाउचर वो होता है कि अगर सामने वाले को पेमेंट रिसीव हो गई है ना, तो वो कहता है रिसीट वाउचर इशू, कि सर ये प्रूफ है कि मुझे पैसा मिल चुका है। कल को अगर आप किसी को कैश में पैसा दो तो आपको उससे रिसीट वाउचर लेना है, क्योंकि कल को वो बोल दे कि मुझे तो कैश मिला नहीं, तो कैश कैसे प्रूफ करोगे भाई? कैश तो चला गया, वो कोई फोटो थोड़ी क्लिक करी आपने कि उसको कैश दिया। रिसीट वाउचर में ये लिखा होगा कि किस तारीख को कितना अमाउंट दिया आपने, किस चीज के लिए दिया। तो रिसीट वाउचर इज द प्रूफ। अगले वैसे आप पढ़ सकते हो, इनवाइस सर हम सामान खरीदने के लिए करते हैं, डेबिट नोट सामान वापस करने के लिए, ये डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हो, या सेल वाले की कि परचेज वाले की। ओके,
इन द बैंक स्टेटमेंट, आगे चलते हैं, इन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड शोन है। सर ये तो हमें पता है सर, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ आता है जब कैश डिपॉजिट होता है? सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो बैंक स्टेटमेंट में जब कैश डिपॉजिट करते हो इट इज़ क्रेडिटेड। अगर यहाँ लिखा होता कैश बुक, कैश बुक मतलब हमारी अपनी बुक, तो सर हम डेबिट लिखते हैं क्योंकि हमारी बुक्स में तो हमारा डेबिट होगा। ये जब मैं बैंक कंसोलिडेशन समझाऊँ, चलो समझा दूँ, समझा देते हैं, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा फिर भी मैं समझा देता हूँ। जब आप अपनी अकाउंटेंसी कर रहे हो ना तो आप कहते हो जब एसेट बढ़ेगा ना तो हम उसको डेबिट करेंगे, और एसेट जब कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, राइट, क्योंकि कैश तुम्हारा एसेट होता है। बट जब बैंक करता है ना, बैंक भी यही कहता है कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, बैंक के पास अपना पैसा पड़ा है कि ये तुम्हारा पैसा उसके पास पड़ा है? सर हमारा पैसा उसके पास पड़ा है क्योंकि हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं, कभी ना कभी बैंक मुझे वापस तो करेगा क्योंकि मैंने अपना पैसा बैंक के पास रखा हुआ है। तो बैंक का थोड़ी एसेट हुआ, बैंक का क्या हुआ सर? लाइबिलिटी। और सर लाइबिलिटी एसेट का ऑपोजिट होता है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी कम होगा तो क्या करेगा? डेबिट होगा। फिर जब तुम इसकी अकाउंटिंग देखोगे, क्योंकि ये अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, जो तुम जो अकाउंटिंग देख रहे हो वो क्या है? पासबुक। पासबुक बना रहा कौन है सर? बैंक। तो बैंक तो अपनी अकाउंटिंग ठीक ही करेगा ना कि लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट। तो हम इसकी अकाउंटिंग देख के बोलते हैं कि सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसा आया। अगर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इसका मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसा कम हो गया। बैंक की तो लाइबिलिटी है ना भाई, तुम्हारा पैसा है, ठीक है। मोर क्लियरली मैं इसको बीआरएस के चैप्टर में डिस्कस कराऊंगा, तो वहां जाके कर लें तो ज़्यादा बेटर है। व्हाट इज डिपॉजिट इन द ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? यार मैं इस क्वेश्चन को ना स्टार मार्क करूंगा और थोड़ा सा मैं लिखूंगा कि ये वेग है। क्यों? पहली चीज तो इसने लिखा है व्हाट इज। व्हाट इज का मतलब होता है कि सर मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या होता है सर? मीनिंग होता है कि आपने बैंक में डिपॉजिट करा। इसका आंसर अगर आप एमसीक्यू पढ़ोगे, एमसीक्यू क्या लिख रहा है? एडिड टू बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, एडिड टू कैश बुक बैलेंस। सर इसके आंसर से ना हमें ये लग रहा है, ये पूछ रहा है कि आप इस ट्रांजेक्शन को कैसे करोगे रिकंसिलेशन में, क्योंकि आगे लिखा है इन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मैं कहूँगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है, बट मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे मान रहा हूँ कि सर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये रिकंसिलेशन पूछ रहा है तो सर इसने हमें रिकंसिलेशन में ये नहीं बताया कि हमें बना क्या रहे हैं, हम कैश बुक बना रहे हैं कि पासबुक। देखो, क्योंकि जहां से आप स्टार्ट करते हो ना, कैश बुक या पासबुक, आपको रिकंसिलेशन में ट्रांजैक्शन में एंट्री उसी के हिसाब से करनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे मान लो डिपॉजिट इन ट्रांजिट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने चेक डिपॉजिट करा बट वो अभी तक बैंक में रिसीव नहीं हुआ, और मैं कैश बुक बना रहा हूँ, तो भाई मैं माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस। बट अगर मैं पासबुक बना रहा हूँ तो मैं उधर करूंगा एडिट टू द पासबुक बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस जिसको बोलेंगे। तो हमें तो ये पता ही नहीं ना सर, हम बना कह रहे हैं, क्वेश्चन तो ये इस चीज को बोल नहीं रहा। तो ऐसा मान लो तो हमें इसका मीनिंग बताना है। मीनिंग क्या? सर आपने डिपॉजिट करा चेक, जब आप डिपॉजिट करते हो बैंक में क्या होता है सर? पैसा बढ़ता है सर, चलिए ठीक है। तो आप इस आंसर को टिक कर दो। मैं इसको थोड़ा सा वेग क्वेश्चन कहूंगा, शायद अगली बार से नहीं है, बट ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। डन। आगे चलते हैं। कहता है व्हाट टाइप ऑफ चेक दैट इज दैट विच इज इशूड बाय द फर्म बट नॉट प्रेजेंटेड। सर आपने चेक इशू करा, मतलब काट के आपने बंदे को दे दिया, बट सामने वाले ने चेक अभी तक बैंक पे नहीं लगाया, यानी आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे हैं। सर इसी चेक को हम बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, जो अभी तक नहीं लगा है। या फिर सर आउटस्टैंडिंग चेक, कोई चेक जिसके आपके अभी तक पैसे नहीं कटे हैं, जिसके अभी आपको पैसे देने हैं, आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंटेड चेक। तो अगर हम ये चेक ढूंढेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा सर बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ आउटस्टैंडिंग चेक का डेफिनेशन दिया। डन। सर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन है। सर ये तो हिस्ट्री क्वेश्चन है कि सर एक तो मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन, कोर बैंकिंग सिस्टम। सर ये कोर बैंकिंग बैंक का होता है। सर कमीशन कभी भी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं हो सकता, और कंट्रोल जनरल अकाउंट्स एक पोस्ट का नाम है, वो एक वो नहीं हो सकती, स्कीम नहीं हो सकती, सिस्टम नहीं हो सकता। तो सर दिस इज द आंसर। मैं सीधा भी कह सकता था कि सर यही आंसर है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नाम पता ही होगा जिसने सरपास किया हमारे सेंटर प्लान को, सेंटर प्लान स्कीम ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट, वो है हमारा PFMS। तो इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट का क्या नाम होता है? सर बैलेंस शीट का सिंगल एंट्री सिस्टम में एक नाम होता था जिसको हम बोलते थे सर अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हमारे अफेयर करने की स्टेटमेंट नहीं सर, बैलेंस शीट को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बोलते थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये आंसर हो गया।
आगे लिखा है व्हाट हैपन्स व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज टू द पार्टनर। ये हमने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा है सर, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। सर क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? ये एक पार्टनर है, ये एक पार्टनरशिप है। सर जब पार्टनर होता है ना, पार्टनर क्या करता है, फर्म से ना ड्राइंग्स करता है, राइट। क्या होता है, फर्म पैसा निकालता है अपने पार्टनरशिप बिजनेस से, तो बाकी पार्टनर्स को ना अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं यार ये ना बार बार पैसा घर ले जाता है, हम बिजनेस किससे करेंगे, हमने भी तो पैसा लगाया है, अब इस पर कुछ करना पड़ेगा। वो कहते हैं यार जितनी ये ड्राइंग्स कर रहे हैं ना, उसके ऊपर चार्ज करो इंटरेस्ट। क्या करो, इंटरेस्ट लो, जैसे लोन देते हैं ना हम किसी पर्सन को, उस पर इंटरेस्ट लो। ये कहता है यार बंदे ने ड्राइंग करी, उस पर ना कोई पेनल्टी लगाओ। पेनल्टी कैसे लगाएंगे? वो कहते हैं जितनी ड्राइंग करी ना उस पर इंटरेस्ट ले लो, कोई परसेंटेज फिक्स रखते हैं, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट किया। जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इसका मतलब मैं कह दूं पार्टनरशिप की वो क्या होगी सर, इनकम होगी। क्योंकि सर ड्राइंग्स पार्टनर कर रहा है, पैसा लेकर जा रहा है, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा सर, फर्म को मिलेगा। तो मैं कह दूं इनकम होगी किसकी, पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप वो पैसा लेगा कहाँ से सर, सर पार्टनर से लेगा। जब पार्टनर का हम पैसा देखते हैं, पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है उसका बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि कैपिटल हमने पढ़ा था ना, कैपिटल इज लाइक अ लाइबिलिटी, उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सर जब मैं उसके अकाउंट से पैसा निकालूंगा तो मैं उसको क्या करूंगा सर, डेबिट करूंगा। तो जब भी मैं पैसा निकालूंगा हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी जब भी मैं उसको पैसा विड्रॉ करूंगा उसके अकाउंट से, मतलब पार्टनरशिप वाला बिजनेस बाहर निकालेगा तो उसके अकाउंट को डेबिट करेगा। तो सर यहाँ पे देखो डेबिट कहाँ हो रहा है सर, क्रेडिट करना मतलब बढ़ा रहे हैं, नॉट शोन इन द करंट। सर गलत, सर डेबिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट में आप डेबिट कर दो। तो सर यही आंसर है। आगे चलते हैं, कहते हैं एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। सर ओल्ड रेशियो कितनी दी है, 3:2 की। दे एडमिट पी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सर 1/5 शेयर के लिए हमने किसको लाया, पी को लाया। सर ये एक पिज़्ज़ा था, हमने इसके करे 5 टुकड़े, 1 2 3। सर ये 5 बराबर टुकड़े हैं सर, बराबर बराबर हैं, ठीक है। मान लो ये वाला जो टुकड़ा है ना वो हमने किसको दे दिया, क्या नाम है इसका, पी को दे दिया। कितना टुकड़ा दिया, 1/5। एक पिज़्ज़ा में से 5वां हिस्सा मैंने किसको दे दिया, पी को दे दिया। मुझे बताओ बाकियों के लिए कौन सा बचा सर, बचा हुआ हिस्सा कितना है सर, 4/5। पाँच, अगर 5 टुकड़े करूंगा एक पिज़्ज़ा के, एक किसी को दे दूं तो कितने बचेंगे सर, 4 टुकड़े। तो मैं कहता हूँ 4 में से 5 बच गया, सॉरी 5 में से 4 बच गए, 4/5 की 5 में से 4 बच गए पिज़्ज़ा, राइट। अब ये 4/5 कौन लेगा सर, बचे हुए पार्टनर्स। सर किस रेशियो में लेंगे, मतलब वो अपने में बंटवारा कैसे करेंगे। मान लो ये एक ही पिज़्ज़ा है, ये 4 स्लाइसिस एक ही पिज़्ज़ा है, वो एक पिज़्ज़ा कितने रेशियो में मानते थे सर, 3:2 में। सर ये वाला हिस्सा भी वो किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2। सर 3:2 को हम कैसे लिखते हैं, 3/5 और 2/5। जो 3/5 है वो कौन लेगा सर, एम लेगा। और हमारा जो एन है वो कौन सा लेगा सर, 2/5। तो निकाल लो आंसर सर, 25, 4 3 12, और इसमें आएगा सर 8/25। सर देखो 12 और 8 कहाँ आ रहा है, 12:25, 8/25, और एंड वाला था सर 1/5। सर 25 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर आंसर विल बी 12:8:5। आंसर विल बी सर बी पार्ट। डन, चलते हैं आगे। कहता है द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम फ्रॉम द जर्नल टू रिस्पेक्टिव लेजर ऑफ अकाउंट्स और जर्नल इज नोन एज। सर हम जर्नल से जब लेजर में डालते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं सर, लेजर पोस्टिंग। सर पोस्टिंग। डन, आगे चलते हैं। सर व्हेन द ऑडिट इज अंडरटेकन टू चेक द फाइनेंशियल कंट्रोल। सर फाइनेंशियल कंट्रोल्स मतलब वो गल्ले पे आपने सिक्योरिटी रखी है कि नहीं रखी है, आपने इन्वेंट्री पे लॉक लगाया है कि नहीं लगाया है, आपने कैमरा सिस्टम रखा है कि नहीं रखा, आप इंप्लॉयज़ की काउंटिंग रोज करते हो कि नहीं करते हो। सर ये किस चीज़ में होता था, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, आप सेल गलत तो नहीं काट रहे हो, सेल के ऊपर चेक रखा हुआ है। ये सब चीज़ें जो होती थी इसको हम बोलते थे सर इंटरनल ऑडिट। आपने इंटरनल ऑडिट के फाइनेंशियल कंट्रोल्स रखे हैं, आपने फाइनेंशियल के ऊपर काफ़ी कंट्रोल्स लगाए हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना, सेल टैली करने के लिए हमने रखा है कि स्टॉक में से स्टॉक कितना आउट हुआ, उतनी सेल कटी होनी चाहिए ना जितना स्टॉक आउट हुआ। ज़्यादा सेल तो काट नहीं सकते, राइट। ज़्यादा स्टॉक निकल गया है तो मतलब सेल नहीं काटी, इसका मतलब आपके फाइनेंशियल गलत है, आपने सेल उतने नहीं काटी जितना आपका स्टॉक गया है। मान लो आपका स्टॉक पीछे से गायब हो गया हुआ है, तो भाई उसको चेक करने के लिए आपने कंट्रोल रखे होंगे ना, वो कंट्रोल्स को हम क्या बोलते थे, इंटरनल कंट्रोल, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनल कंट्रोल। करंट रेशियो। सर करंट रेशियो का मतलब होता था करंट एसेट्स अपॉन करंट
लायबिलिटी, राइट। तो पहला आंसर ही ठीक है। बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, क्या होता था बैंक पासबुक, मैंने आपको अभी बताया ना, बैंक पासबुक जो हमें मिलती है वो होता क्या है कि बैंक हमारा जो लेजर मेंटेन कर रहा है अपने पास उसका कॉपी, राइट। तो देखो, कैश कॉलम ऑफ द कस्टमर्स कैश बुक, कैश कॉलम सर बैंक कॉलम होता है, कैश कॉलम तो होता ही नहीं है सर। बैंक कॉलम ऑफ द कस्टमर कैश बुक, सर ये तो हम मेंटेन कर रहे हैं ना, बैंक थोड़ी मेंटेन कर रहा है। कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स लेजर, वेरी गुड सर। कस्टमर, मेरा अकाउंट बैंक के पास कौन सा है उसी को तो बोलते हैं ना बैंक पासबुक, तो सर ये उसकी कॉपी होती है, तो ऑप्शन विल बी सी। ट्रायल बैलेंस हेल्प टू चेक द एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस बनता कब है सर, सबसे पहले होता है जर्नल, या जर्नल की जगह करते हैं सब्सिडरी बुक्स, राइट। सब्सिडरी बुक्स वगैरह बनती है, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर। लेजर के बाद हम करते हैं सर चेक लेजर को, और क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस की। लेजर बैलेंस मैच भी कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर रही है, तो सर ये किसके लिए बनता है, हम चेक द एक्यूरेसी, सर लेजर की एक्यूरेसी। आगे चलते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली प्रिपेयर्स देयर बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिंगल एंट्री, सर बड़े छोटे बिजनेसेस यानी कि स्मॉल बिजनेसेस। सर स्मॉल बिजनेस कौन से होते हैं जिसका सिंगल ओनर होता है, स्मॉल बिजनेस मतलब सोल प्रोपराइटर। देखो सोल प्रोपराइटर है कोई ऑप्शन, सर जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल ट्रेडर, सर सोल ट्रेडर मतलब सोल प्रोपराइटर। जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, सर मुझे बताओ जीएसटी कब लगता है, ये मान लो हमारा गुजरात है, देखो ड्राइंग पर मत जानना कि सर ये गुजरात नहीं लग रहा है, ठीक है गुजरात ही है, मैं बोल रहा हूँ ना तो मानना है, ठीक है। ये हमारा छोटू सा दिल्ली, ठीक है ओके। मैंने क्या किया, गुजरात से सामान बेचा दिल्ली में। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जीएसटी किस गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, गुजरात की गवर्नमेंट को कि दिल्ली की गवर्नमेंट को, इस पे ही तो लड़ाई थी। वैट के सिस्टम में क्या होता था, वैट में जो वो लगता था, वैट लगता था, वो उसी गवर्नमेंट को मिलता था जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैं कह दूँ गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो किसको मिलेगा, गुजरात को ही मिलेगा, राइट। बट टैक्स किसने पे करा, सर इसने। सर इसको क्रेडिट कैसे मिलेगा, सर टैक्स तो गुजरात गवर्नमेंट को मिला, तो दिल्ली गवर्नमेंट पागल है क्या, वो बोलेगी भाई तूने मेरे को कब पैसा दिया, वो तो गुजरात गवर्नमेंट को दिया, तूने मेरे से क्यों क्रेडिट मांग रहा है। इसी चीज का तो लड़ाई था वैट में, तो इन्होंने कर दिया जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड, कि जिस स्टेट के अंदर वो सामान कंज्यूम होगा, जिस स्टेट में उसको कंज्यूम करेंगे उसी स्टेट को क्या मान लेंगे सर, उस जीएसटी के लिए उसी स्टेट को हम पेमेंट करेंगे। यानी कि दिल्ली में कंजम्पशन हुआ तो वो चीज दिल्ली को ही दिल्ली सरकार को ही पैसा जाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि जब वो कंजम्पशन करेगा वो कहेगा दिल्ली को, भाई तेरे को पैसा मिला ना, उसने कहा हाँ, तो भाई जब मैं इसको यूटिलाइज करूंगा ना, इसका आईटीसी लूंगा, तो मना मत करना, तब बोलना कि भाई ले आईटीसी ले, क्योंकि मेरे पास ही पड़ा उसका पैसा, तो तब दिल्ली का फायदा होगा। तो मैं कह दूं यहां से गुड्स गया यहां पे, इसको बोलते हैं सोर्स बेस्ड टैक्स, इसको बोलते हैं सर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां पे गुड जाके कंज्यूम हुआ। तो आपको क्या ढूंढना है कि सर जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और जो वैट था वो था सोर्स बेस्ड, जहां से ओरिजिन हो रहा है, इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। सर देखो क्या है, डेवलपमेंटल, डिविडेंड, ड्यूरेशन, सर कुछ भी नहीं ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन देखो डेस्टिनेशन, तो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तभी तो ये आया वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि वैट में बहुत इशू था सर, बनता सामान कहीं और था, बिकता कहीं और था, उसको टैक्स ही नहीं देते थे, वो कहते थे कि सर हमारे पास पैसा नहीं आया, पैसा उस सरकार के पास पड़ा, उससे जाके मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हो। भाई साहब कंजम्पशन तुम्हारी स्टेट में हुई है, तुम्हें ही देना पड़ेगा क्रेडिट। ये किससे पॉसिबल हुआ सर, जीएसटी के आने के कारण, और जीएसटी हमारा था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, वैट कौन सा था सर, ओरिजिन बेस्ड था, सोर्स बेस्ड था, जहां से बनकर आ रहा सामान, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं व्हाट डज द फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स, फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स क्या होता है, मैं कहूं इंटरेस्ट के कारण, फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल फाइनेंशियल ठीक है, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट के कारण मेरे ईबीआईटी पे, सॉरी ईपीएस पे कितना फर्क पड़ेगा, उसी को कहते थे फाइनेंशियल लिवरेज। सर मेरे ईपीएस के ऊपर, मेरा अर्निंग के ऊपर जो फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट के कारण, उसी को क्या बोलते थे, फाइनेंशियल लिवरेज। मैं कहता हूं जितनी लिवरेज ज्यादा होगी सर, फाइनेंशियल लिवरेज जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मेरा ईपीएस पे फर्क पड़ेगा, और जितनी फाइनेंशियल लिवरेज कम होगी उतना मेरे ईपीएस पे कम फर्क पड़ेगा। मैं कह दूं ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये कब कब नहीं होगी सर, ईबीआईटी में, ईबीआईटी में। और ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में जो डिफरेंस होगा सर, वो किसका होगा, एक टैक्स का होगा, एक इंटरेस्ट का होगा। सर टैक्स तो लगना ही लगना है सर, इंटरेस्ट का फर्क मेन होगा। अगर इंटरेस्ट ज्यादा हुआ फाइनेंशियल लिवरेज में तो फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा आएगी, अगर इंटरेस्ट कम हुआ फाइनेंशियल लिवरेज कम आएगी। मतलब मैं कह दूं अगर ईबीआईटी में चेंज ज्यादा आया
इंटरेस्ट के कारण इंटरेस्ट लगेगा तो ईबीआईटी चेंज हो जाएगा, वो ईबीडी बन जाएगा। तो सर उसमें अगर चेंज ज़्यादा आया तो ईपीएस में फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। तो हमें यही वाला पॉइंट ढूंढना है, नो चेंज इन द ईबीआईटी एंड ईपीएस। सर फाइनेंशियल लीवरेज से चेंज पड़ता है, जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल लीवरेज उतना कम हमारा ईपीएस आता है। द सेंसिबिलिटी ऑफ ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन द रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट। सर आउटपुट से फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट से पड़ता है। सेंसिबिलिटी ऑफ द ईपीएस, ईपीएस कितना चेंज होगा विद परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सर ईबीआईटी में चेंज आएगा जब इंटरेस्ट लगेगा, तो उसके कारण ईपीएस कितना चेंज होगा। मैंने कहा ना जितना ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज उतना कम ईपीएस, ईपीएस जितना कम होगा ना उतना बुरा है, क्योंकि प्रॉफिट पर शेयर कम होते जा रहा है। तो कह रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज क्या हुआ सर, सेंसिबिलिटी ऑफ ईपीएस विद द चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज, उसके कारण ईपीएस पे जो फर्क पड़ेगा उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंस बिल बिकम्स फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड। ओके, फाइनेंस बिल, बिल का मतलब होता है कि एक ड्राफ्ट है लॉ का और वो अभी तक इनएक्ट नहीं हुआ, वो अभी एक्टिव नहीं हुआ, वो जस्ट प्रपोजल है, उसको हम कहते हैं बिल। वो कहाँ पेश होता है सर, लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी कि हाउसेस पार्लियामेंट के। फिर उसके बाद वो जब वहां पे पास हो जाते हैं वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। और प्रेसिडेंट जिस तारीख को उसको साइन करता है उसको बोलते हैं असेंट देना, वो अपना असेंट देता है, तो उसी दिन से ऑफिशियल गैजेट पे आ जाता है कि भाई ये एक्ट लागू हो गया। तो जैसे अभी रिसेंटली एक एक्ट आ रहा है जो हमारा सेस एक्ट आ रहा है टोबैको वगैरह के ऊपर, जिसको पहले हेल्थ बोलते थे, अब वो किसी और नाम से आ रहा है। वो टोबैको वगैरह पे काफ़ी हैवी टैक्स लगाने वाला है, सेस लगाने वाला है, ताकि हेल्थ इन्वायरमेंट वगैरह सेफ रहे, पब्लिक के लिए आ रहा है। तो वो जिस दिन प्रेसिडेंट का जिसको उस दिन जिस दिन उसको असेंट मिलेगा उस दिन वो एक्ट लागू हो जाएगा। यानी कि मैं कह दूं वो बिल कब एक्ट बनेगा, जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया और वो हाउस से पास होगा तभी तक प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है। लोकसभा नहीं, बोथ राज्य बिल्कुल सही है, मगर प्रेसिडेंट का साइन नहीं हुआ। बोथ हाउसेज एंड पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट, बोथ हाउसेज एंड पार्लियामेंट साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सब प्राइम मिनिस्टर एक्ट नहीं लाता, सब प्रेसिडेंट लाता है। तो हमारा आंसर इज सी। आगे चलते हैं, इनकम which accrue or arise outside India also receive outside India taxable in case of। सर जो इनकम हमारे इंडिया के बाहर हो रही है और वो मिल भी बाहर रही है, सर वो इंडिया की इनकम नहीं है, फॉरेन इनकम है, वो किन लोगों को टैक्सेबल होती है सर, जो रेजिडेंट होते हैं हमारे, जो लोग दुबई में इनकम कमा रहे हैं बट रह रहे इंडिया के अंदर है और इंडिया के रेजिडेंट है और इनकम बाहर से कमा रहे हैं, उनको टैक्स इंडिया में लगता है ना कि दुबई में। ओके, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। सर गुड्स की डेफिनेशन में दो चीजें आती है, एक आता है गुड्स और एक आता हमारा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। नहीं, एक्शनेबल क्लेम्स बोलेंगे क्योंकि स्पेसिफाइड तो वो होते हैं जिन पे जीएसटी लगता है। एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम जैसे कि मान लो मेरे को किसी से पैसा लेना है, जो डेटर होता है, मैंने अगर मान लो लॉटरी खेली, क्योंकि वो गुड तो है नहीं है लॉटरी, ठीक है, सर्विसेज भी नहीं है, दैट मतलब देखने में गुड्स तो नहीं होता और वो सर्विसेज भी बोलते नहीं, इसलिए हमने उसको यहाँ पे डाला एक्शनेबल क्लेम्स में। लॉटरी होगी, गैम्बलिंग होगी, वो सब गुड्स की डेफिनेशन में आता है और इन सबको हम बोलते हैं क्या, एक्शनेबल क्लेम्स। तो मैं कह दूँ गुड्स में दो चीज़ें आती है, गुड्स और एक्शनेबल क्लेम्स। तो सर यहाँ पे आता है मनी, मनी नहीं आता, मनी इज़ नॉट अ गुड, नॉट अ सर्विस, और सिक्योरिटीज़ भी नहीं होता, ये दोनों गुड्स नहीं होते, दोनों सर्विसेज नहीं होते, और एक्शनेबल क्लेम्स इन द आंसर। आगे चलते हैं, अमाउंट पेबल at the time of closure for opting the NPS scheme is referred at 80 CCD shall be exempt to the extent of amount payable। जब क्लोज करते हैं तब हमारे एनपीएस में कितना पैसा एग्जाम्प्ट होता है सर, 60% एग्जाम्प्ट होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, 30, 100, 40, 25, 60%। सर ये एमसीक्यू एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ये शायद रॉन्ग है, ये एमसीक्यू रॉन्ग है, ठीक है। इसका ऑप्शन 60% है, आपको 60 दिखेगा तो 60 टिक मारना, ही एमसीक्यू गलत है पेपर के अंदर। आगे चलते हैं, कहते हैं गुडविल ऑफ फर्म XYZ इज वैल्यूड एट, वैल्यू कितनी दी है 30,000, इट इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट 12,000। सर बुक्स वाली को हम कुछ नहीं करते हैं, इसको राइट ऑफ करना होता है, अगर क्वेश्चन का आएगा तो हम राइट ऑफ करेंगे, बट ये गुडविल फर्क नहीं पड़ता इस गुडविल से, ये पार्टनर जो लेकर आता है वो आज की करंट गुडविल लेकर आता है, जो बैलेंस शीट में वो पुरानी है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वट अमाउंट ही सपोज टू ब्रिंग टू द गुडविल, जेड ने एडमिट करा 1/4 के लिए, सर वो अपने शेयर ऑफ गुडविल लाएगा, फर्म का गुडविल कितना 30,000, उसका अपना शेयर कितना सर 1/4, तो सर 30,000 का 1/4 होता है 7,500, तो वो लेकर आएगा 7,500 जो कि है सी वाला। आगे चलते हैं, 29 कहता है इफ द इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया, अगर इंटरेस्ट हम देश के बाहर दे रहे हैं किसी को तो हमें उसका टैक्स काटना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। सर टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड, सर एजर्शन ठीक है।
अगर मैं टीडीएस नहीं काटूं सर, वो मेरे को खर्चे का बेनिफिट पीजीबीपी में नहीं मिलता। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सर वहां पे मुझे उसका फायदा नहीं मिलता। तो इफ द टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स द अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड एट डिडक्शन। सर ये भी ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डन। सर 100% नहीं मिलता फॉरेन वाले के लिए, अगर इंडिया में पे करो तो 30% डिसअलाउ होता है, फॉरेन वाले में 100% डिसअलाउ होता है। मैंने कहा और नॉलेज दे दे तुमको। आगे चलते हैं, कहता लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन। आगे हम लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 पर ईयर। ओके, सेल प्राइस दिया 25, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया है 12, वेरिएबल सेलिंग प्राइस दिया 3, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दिया 5 लाख, फिक्स सेलिंग इस 3 लाख। सर हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी, जितना वेरिएबल है उसको ऐड कर लो, 12 + 3 इज 15 पर यूनिट। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 25 पर यूनिट। क्या मैं कह सकता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो होगा 25 - 15 जो कि होता है 10। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं, देखो हर गुड पे वेरिएबल कॉस्ट तो लगना ही लगना है, राइट। मैं कह दूं मैंने पैसा कितना कमाया, सर मैं 10 रुपए ही कमाने वाला हूँ हर गुड पे, क्योंकि 15 रुपए तो मेरा कॉस्ट लगनी ही लगनी है, वो मेरा किसी भी एंगल में बच नहीं सकता। तो मैं 25 रुपए का सामान बेच रहा हूँ तो मेरे को उसमें 10 रुपए ही बच रहा है। सर इसी 10 रुपए में मैंने प्रॉफिट भी निकालना है, इसी में मैंने फिक्स कॉस्ट भी निकालनी है, मतलब इस 10 रुपए से मेरे को फिक्स कॉस्ट भी निकालनी है और मुझे प्रॉफिट भी निकालना है। तो सर मैं कह दूं यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू, मैंने कितना फिक्स कॉस्ट निकालना है सर, मैंने निकालना है सर 5 लाख, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तुम्हारे लिए, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट जो मेरे को चाहिए, मतलब इतना पैसा तो मेरे को चाहिए ना। अगर मान लो मेरे को फिक्स कॉस्ट ही निकालनी है, मेरे को 10 रुपए हर प्रोडक्ट पे मिलना है, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है 5 लाख + 3 लाख 8 लाख। मुझे बताओ मुझे कितने यूनिट्स बेचने चाहिए सर, 10 रुपए आपको मिलना, आपको 80,000 यूनिट्स बेचने, राइट। इससे मेरी फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी, मुझे अपना प्रॉफिट भी निकालना है कितना, जितना क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर आपको कितना प्रॉफिट निकालना, आपको निकालना 1,80,000। तो मैं कह दूं फिक्स कॉस्ट तो निकालो निकालो, प्लस कितना निकालो डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना मुझे चाहिए, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए 1,80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब सर जो आप कमा ही रहे हो हर यूनिट पे। मैं कह दूं मेरे को 8 लाख फिक्स कॉस्ट तो निकलवानी है, साथ में 1,80,000 मुझे और फालतू निकलवाने किसका, प्रॉफिट का, और 10 रुपए का मेरे को एक प्रोडक्ट पे बच रहा है। कंट्रीब्यूशन मतलब जो मुझे बचता है, ऑब्वियसली 10 रुपए में 20-25 में से 15 रुपए तो कॉस्ट चला गया, 10 रुपए मेरी जेब में बचा, उसको मैं सबसे पहले 8 लाख फिक्स कॉस्ट में निकालूंगा, फिर 1,80,000 प्रॉफिट में निकालूंगा। सर टोटल हो गया 9,80,000 डिवाइडेड बाई 10 इज 98,000 यूनिट्स। यानी अगर मैं 98,000 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरा पूरा का पूरा कॉस्ट भी निकल जाएगा और मेरे को प्रॉफिट बचेगा 1,80,000 का। सर आंसर इज सी 98,000। अगर मैं तुम्हें चेक कराना चाहूँ तो कर लो, 98,000 जब मैं बेचूंगा, मैं 25 रुपये कमाऊंगा हर एक के ऊपर। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। 98,000 आपको दिख रहा नहीं है शायद, 98,000 इंटू 25 जो कि होता है 24,50,000, राइट। मैं इधर लिख देता हूँ 24,50,000। आपको थोड़ी स्क्रीन बीच बीच में ब्लैंक दिखेगी क्योंकि वो ना शिफ्ट मारता है। 24,50,000, राइट। इसमें से मैं माइनस करूँगा, मेरी ये 98,000 में फिक्स वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 15 रुपये, तो वो माइनस कर लेंगे, तो 98,000 इंटू 15 में निकाल लेता हूँ, 98,000 इंटू 15 रुपये जो कि होता है 14,17,000, 147,000,000। तो उसके बाद मेरे पास बचा कितना सर, -24,50,000, बचा 9,80,000। 9,80,000 में सबसे पहले मैं निकालूंगा अपनी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी थी 8 लाख की। सर मुझे अपने पास प्रॉफिट कितना बचेगा 1,80,000। क्वेश्चन यही कह रहा था ना आपको 1,80,000 चाहिए प्रॉफिट, तो निकल गया ना 98,000 पे। मैंने आपको वेरीफाई भी करा दिया आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आगे वाले एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह मेरी वीडियो के ऊपर बने रहो और तुम्हें भाई सारी प्रैक्टिस कर पाऊंगा मैं, तो घबराना नहीं है भाई, इस बार एग्जाम क्रैक करना है। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। जेके एग्जाम क्रैकर का ऐप आज ही जाके डाउनलोड करो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके दोस्तों तक भी मिल सके, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर मुझसे आपको किसी बात करनी है आपको, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं, जो कि होगा CA ऋषभ गुप्ता _0, CA ऋषभ गुप्ता जी मतलब गुप्ता, मगर मैं पूरा नहीं लिखता, जी लिखता हूँ, _07। तो इस पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो जितना पॉसिबल होगा उतना करूँगा। अगर तुम पूरा ही स्पैम ही कर दोगे तो सर इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी कि मैं हर एक का रिप्लाई करूँ, बट हाँ
जिसका रेलिवेंट होगा, उसका रेलिवेंट डाउट होगा तो मैं भाई सॉल्व कर दूंगा। आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए मुझसे, कोई नोट्स चाहिए, आपको ये पेपर चाहिए तो कांटेक्ट करें, या फिर जेके एग्जाम क्रैकर का ऐप डाउनलोड करें जिसमें आपको कोर्स जाके एनरोल करना है। सर उसमें प्राइस भी कम कर दिया हमने, तो जाके एनरोल करिए। ओके सर, मिलते हैं, सी ऑफ।